स्वागत है आपका PCSIQ एग्जाम में। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि संस्कृतियों, इकोसिस्टम और भूगोल की एक जीती जागती कहानी है। और हाँ, UPPCS और UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पर इसकी कहानी अपने आप में ही बेहद दिलचस्प है। तो सोचिए, ऐसी कौन सी नदी है जो एक ही सफर में कई देशों से गुजरती है और हर नई सीमा पर अपना नाम और पहचान दोनों बदल लेती है। चलिए, एशिया की इसी शक्तिशाली और थोड़ी रहस्यमयी नदी की कहानी में उतरते हैं और इसके हर रूप को, हर नाम को करीब से समझते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है दुनिया की छत से, यानी तिब्बत के पठार से। यहाँ हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच एक विशाल ग्लेशियर से इस महान नदी का जन्म होता है और यहीं से शुरू होती है इसकी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी यात्रा। इसका स्रोत है चेमायोंगदुंग ग्लेशियर, जो पवित्र मानसरोवर झील के पास है। देखिए, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर नदी का एकदम सटीक उद्गम स्थल ही पूछ लिया जाता है। तो यहीं से, इस ग्लेशियर से इसकी कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, ये नदी अपने स्रोत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक करीब 2900 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और अकेले भारत में ही इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसी से आप इसके विशाल पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। तिब्बत में जहां से ये निकलती है, वहां इसे सांगपो कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है शुद्ध करने वाली या द प्यूरिफायर। यहाँ ये नदी हिमालय के समानांतर एक शांत और ठंडे रेगिस्तान से होकर पूरब की ओर बहती है, मानो अपने आगे के तूफानी सफर के लिए ताकत इकट्ठा कर रही हो। अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। सैकड़ों किलोमीटर तक शांत बहने के बाद ये नदी अचानक एक बहुत ही तीखा मोड़ लेती है और भारत की तरफ मुड़ जाती है। ये मोड़ इसकी यात्रा का सबसे नाटकीय और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ये मोड़ आता कहाँ है और क्यों आता है। दरअसल नदी के रास्ते में एक बहुत ऊंचा पर्वत आ जाता है, जो इसे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। ये जो हेयरपिन जैसा मोड़ है, ये एक अद्भुत भौगोलिक घटना है जो इस नदी के रास्ते और इसके रूप को पूरी तरह से बदल देती है। ये मोड़ आता है शानदार नामचा बरवा पर्वत के पास। नदी इसके चारों तरफ घूमकर एक गहरी खाई बनाती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। और जैसे ही ये भारत में एंटर करती है, इसका नाम भी बदल जाता है। अब इसे यहाँ दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की तंग घाटियों से निकलकर दिहांग अब असम के बड़े बड़े और उपजाऊ मैदानों में उतरती है और यहीं पर यह अपना असली विशाल रूप लेती है, जब इसमें कई सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं और इसे मिलता है इसका सबसे मशहूर नाम, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया है, दाएं तट की और बाएं तट की। दाएं तट मतलब जो उत्तर से आती हैं, उनमें सुबनश्री सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा मानस और तीस्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बाएं तट यानी दक्षिण से आने वाली नदियों में दिबांग और लोहित प्रमुख हैं, जो इसे इसका विशाल रूप देती हैं। ये वो पॉइंट है, वो संगम है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जब दिहांग नदी में दिबांग और लोहित जैसी बड़ी नदियां आकर मिल जाती हैं, बस तभी से इसे असम में आधिकारिक तौर पर ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, यानी ब्रह्मा का पुत्र। इस संगम के बाद ही ये नदी अपनी पूरी चौड़ाई और ताकत के साथ बहती है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये एक निर्माता भी है। अपने साथ लाए गए करोड़ों टन सिल्ट यानी गाद से ये अपने रास्ते में कुछ अनोखी जमीनी आकृतियां और सांस्कृतिक पहचान बनाती है, जो इसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसका सबसे मशहूर निर्माण है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि असम की वैष्णव संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र है और भारत का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी। ये द्वीप इस नदी की बनाने और मिटाने दोनों ही ताकतों का प्रतीक है। असम के मैदानों में आकर ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी या ब्रेडेड रिवर बन जाती है। इसका मतलब यह है कि ये एक सीधी धारा में नहीं बहती, बल्कि कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, जिनके बीच में रेत के टीले या द्वीप बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये नदी हिमालय से अपने साथ बहुत भारी मात्रा में मलबा लेकर आती है, जिससे ये मैदानों में जमा करती चलती है। इस विशाल नदी पर सिर्फ जीवन ही नहीं, बल्कि व्यापार भी निर्भर करता है।
ये नेशनल वाटरवे 2 का हिस्सा है, जो सदिया से धुबरी तक एक जरूरी जलमार्ग है। साथ ही इसकी सहायक नदी लोहित पर बना धोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। सोचकर देखिए, 9.15 किलोमीटर लंबा पुल, ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ये इस बात का सबूत है कि ये नदी कितनी चौड़ी और विशाल है, और इस पर बना ये पुल हमारी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। असम में अपना लंबा सफर पूरा करने के बाद ब्रह्मपुत्र भारत को अलविदा कहती है, और अब शुरू होता है इसकी यात्रा का आखिरी चरण, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसकी कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। और जैसा कि इस नदी की आदत सी बन गई है, सीमा पार करते ही इसका नाम एक बार फिर बदल जाता है। बांग्लादेश में घुसते ही असम की चौड़ी ब्रह्मपुत्र जमुना बन जाती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में जमुना की मुलाकात होती है भारतीय उपमहाद्वीप की एक और महान नदी गंगा से, जिसे वहां पद्मा कहा जाता है। ये 2 विशाल नदियों का महासंगम है, जहां 2 अलग-अलग संस्कृतियों और जमीनों से आने वाली नदियां आकर एक हो जाती हैं। जब जमुना और पद्मा मिलती हैं तो उनकी मिली हुई धारा कुछ दूर बाद मेघना कहलाती है, और यही मेघना नदी आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन, जो एक विश्व धरोहर है। तो तिब्बत के ग्लेशियर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का ये पूरा सफर हमने देख लिया। अब परीक्षा की तैयारी के लिए आइए इसके बदलते नामों को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी फैक्ट्स में से एक हैं। ये स्लाइड तो समझ लीजिए पूरे सफर का सार है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और आखिर में गंगा से मिलकर मेढना। ये 5 नामों का सफर ही इस नदी की अनोखी पहचान है और किसी भी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसे तो जरूर याद रखिएगा। ये महान नदी लाखों लोगों के लिए जीवन का आधार है, लेकिन आज इस पर बनाए जा रहे बड़े-बड़े बांध और क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलते ग्लेशियर इसके भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस कीमती विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखेंगे। इसी विचार के साथ हम